हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाउ टू क्रिएट केमिकल फार्मूला। लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम वैलेंसी का कुछ पार्ट जो बचा हुआ था वो आगे कंसिडर करेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स भी समझ आएंगे। तो हम अपना बचा हुआ पार्ट जो वैलेंसी का वो पहले कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था वैलेंसी का मतलब ये होता है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट या जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा एक और डेफिनेशन हमने देखी थी कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स का एक इजी ट्रिक निकाला जाए तो वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैलेंसी रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 और 4 होगी। लेकिन वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में अब बच गए कितना इलेक्ट्रॉन, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 8 माइनस रिस्पेक्टिव नंबर्स। इट मीन्स 8 माइनस 5 करेंगे तो वैलेंसी विल बी 3, 8 माइनस 6 करेंगे तो वैलेंसी विल बी 2, 8 माइनस 7 करेंगे देन वैलेंसी विल बी 1। तो दिस इज द बेसिक ट्रिक ऑफ वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को काउंट करने का या निकालने का ये बेस्ट ट्रिक है। उसके अलावा हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था, बार बार एक कॉन्सेप्ट आ रहा था कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हम क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ क्यों कंबाइन होता है, हम उसकी वैलेंसी क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम वैलेंसी के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। तो वही नोबल गैसेस मैंने बोला था हम पिछली क्लास में जो हमारी आगे की क्लास होगी उसमें ये कंसिडर करेंगे। तो ये सारे नोबल गैसेस हैं जो 18 ग्रुप एलिमेंट, और आगे हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। किसी भी पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए उनकी वैलेंसी या किसी भी ग्रुप को पढ़ने के लिए उनकी वैलेंसी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे सारे जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके नाम मैंने नोट किए हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी मैंने यहाँ लिखा है, इवन उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने यहाँ पे नोट किया है। हम यहाँ से कंसिडर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारी नोबल गैसेस हैं। उनका एटॉमिक नंबर भी मैंने लिखा है 2, 10, 18, 36, 54, 86 रेस्पेक्टिवली। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है नोबल गैसेस का, तो हम बाद में और भी डिटेल में पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस के लिए। लेकिन इनका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी वो होती है जो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो क्यों ऐसा करता है, ताकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर सके या फिर नोबल गैसेस की तरह बिहेव कर सके। क्योंकि ये जो नोबल गैसेस होती हैं वो बहुत ही स्टेबल होती हैं और स्टेबिलिटी के कारण ही हम बाकी एलिमेंट्स को उनसे कंपेयर करते हैं कि कोई भी हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब अपने एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को ही लेते हैं, अगर वो अपने एटॉमिक स्टेट में हाइड्रोजन नेचर में H2 के फॉर्म में मिलता है, डायटोमिक फॉर्म में मिलता है। डायटोमिक मतलब ये इसके सिमिलर एटम, दो एक जैसे एटम है, डायटोमिक फॉर्म में मिलता है। तो क्यों ये डायटोमिक फॉर्म में मिल रहा है, इस फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म में क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसका रीजन यही है कि जब वो अपने एटॉमिक फॉर्म में होता है तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, लेकिन जब वो इस फॉर्म में होता है तो वो स्टेबल होता है। बिकॉज केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। किसी भी एलिमेंट की एनर्जी जितनी कम होगी या किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना स्टेबल होगा। तो अभी हमने देखा कि एलिमेंटल स्टेट में तो उसकी एनर्जी बहुत हाई थी, इसलिए वो किसी और एटम के साथ या फिर ये तो सिमिलर एटम है उसके साथ कंबाइन हुआ और अपनी एनर्जी को कम करके वो स्टेबल हो गया। तो दैट्स व्हाई कोई भी एलिमेंट
किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है या किसी और एटम के साथ कंबाइन होता है, एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हम वैलेंसी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक और यहाँ वर्ड आता है कि ऑक्टेट, तो हमें समझ में आ रहा है कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन डुप्लेट भी मैंने अपनी लास्ट क्लास में एक वर्ड बताया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन को ही देखते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। अगर हीलियम को देखते हैं तो उसका डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं तो उनका ऑक्टेट मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरीके से वैलेंसी, ओवरऑल वैलेंसी का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल बन जाता है, चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में हो। ओके, अब वैलेंसी से एक छोटा सा एक और टॉपिक बचा हुआ है, वेरिएबल वैलेंसी, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। वैलेंसी तो हमने समझ लिया। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब हम समझते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मोर देन 1। जैसे कि अगर सोडियम को देखते हैं तो उसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। कैल्शियम को देखते हैं तो उसकी वैलेंसी 2 है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी को भी शो करते हैं, तो वही उनकी वेरिएबल वैलेंसी कहलाता है। जिसके बेस्ट एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं। कॉपर को अगर देखते हैं तो वो Cu+ के भी फॉर्म में मिलता है और Cu+2 के भी फॉर्म में मिलता है। आयरन को अगर हम देखते हैं तो वो +2 के भी फॉर्म में मिलता है और वो 3+ के फॉर्म में भी मिलता है। सिमिलरली अगर हम लेड को देखते हैं, प्लम्बस जिसे बोलते हैं, तो वो +2 के फॉर्म में भी मिलता है और वो +4 के भी फॉर्म में मिलता है। तो दिस आर द वेरिएबल वैलेंसी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली ये जो आयरन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ये वाला जो आयरन है उसने 3 इलेक्ट्रॉन का। तो ये वेरिएबल वैलेंसी कहलाता है कि अगर कोई ऐसे, ज़्यादातर आपको ये मेटल के केस में मिलेगा, मतलब जितने भी मेटल होते हैं, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, वो आगे जब हम स्पेसिफिक ब्लॉक पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो भी एलिमेंट होता है वो अगर एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करता है तो वो वेरिएबल वैलेंसी कहलाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि जब हम नेमिंग करते हैं कंपाउंड की, तो ये वेरिएबल वैलेंसी वाले कंपाउंड्स को कैसे हम उनकी नेमिंग करते हैं, या फिर उनके इन आयंस की नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि एक है लोअर वैलेंसी और एक है हायर वैलेंसी। तो अगर एलिमेंट जो है वो अपनी लोअर वैलेंसी में है तो हम उसके लिए जो भी कंपाउंड का नाम होगा उसके लास्ट में सफिक्स अस ऐड करेंगे। अब जो हायर वैलेंसी होगी, जैसे 2+ है कॉपर के लिए, 3+ है आयरन के लिए, तो उसके लिए सफिक्स हम एक ऐड करेंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है हाउ टू क्रिएट केमिकल फॉर्मूला, उसमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। नेमिंग ऑफ कंपाउंड में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो क्या बताया मैंने कि जो वेरिएबल वैलेंसी है उसमें जो लोअर वैलेंसी होगी उसके लिए अस सफिक्स लगाना है। सफिक्स मतलब बाद में ऐड करना है, पीछे की तरफ ऐड करना है नाम में। और एक जो होगा वो हायर वैलेंसी के लिए। अगर इसमें हम देखें तो ये क्यूप्रस एंड दिस विल बी क्यूप्रेट, फेरस एंड फेरेट। और जो मैंने लेड लिखा था, अगर वो Pb2+ है तो प्लम्बस, Pb+4 है तो प्लम्बिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल वैलेंसी एंड ओवरऑल वैलेंसी। तो मेरा ये टॉपिक अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, हाउ टू क्रिएट केमिकल फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट केमिकल फॉर्मूला। केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत टफ हो जाता है कि फार्मूला कैसे लर्न करें। तो हमें फार्मूला लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। लर्न करने की ज़रूरत है, ये वाला पार्ट जो है वो बस आपको लर्न करने की ज़रूरत है। बाकी केमिकल फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आप इजीली कोई भी केमिकल का फार्मूला क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा आयंस और रेडिकल्स। आयंस और रेडिकल्स क्या हैं? तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन बता रही हूँ आपको पढ़कर। ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट बिहेव एज सिंगल यूनिट विद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। यहाँ जो मैंने लिखे हुए हैं ये आयंस या रेडिकल्स हैं।
जैसे ये अमोनियम प्लस तो ये पॉजिटिव आयन है, कार्बोनेट या CO3 2 माइनस तो ये नेगेटिव आयन है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी एक ग्रुप ऑफ एटम है, ये तो कोई आयन है बट ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो वो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एटम या इंडिविजुअल कोई आयन जिसके पास एक स्पेसिफिक चार्ज है वो आयन या रेडिकल कहलाता है। इन रेडिकल्स का तो हम जब 11th क्लास में जाते हैं या हमारे 11th के प्रैक्टिकल्स में रेडिकल्स को हम बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकली उनको डिटेक्ट करते हैं। तो कोई भी किसी भी रेडिकल का अपना इंडिविजुअल एक क्वालिटी होती है, तभी हम उसका टेस्ट करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो वही रेडिकल होता है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि वो एक सिंगल यूनिट के जैसे बिहेव करता है। टू टाइप्स ऑफ रेडिकल्स आर देयर, पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स। जो पॉजिटिव रेडिकल्स होंगे जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है वो कहलाएंगे बेसिक रेडिकल्स। तो बेसिक रेडिकल्स कैसे फॉर्म होंगे? तो इतना तो हम सबको पता है कि जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है। नहीं पता है तो स्टूडेंट्स कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। तो जितने भी पॉजिटिव आयन्स होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ क्योंकि पूरा कंप्लीट में नहीं लिख पाती इसलिए मैंने कुछ हैं जिनका ही नाम लिखा है, बाकी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सारे रेडिकल्स के नाम मिल जाएंगे। तो जो बेसिक रेडिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके फॉर्म होगा और नेगेटिव रेडिकल्स या फिर एसिडिक रेडिकल्स वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनेगा। जैसे कि कार्बोनेट को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का गेन करके बना है कार्बोनेट। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे 2 माइनस, ये लिखने का तरीका है कि इसका जो चार्ज है वो 2 माइनस आयन है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐसे इसको शो किया है। तो ये इसकी वैलेंसी भी है, ये भी कह सकते हैं हम। जैसे ये अमोनियम आयन है, पॉजिटिव आयन है, ये इसकी वैलेंसी है। एसिटेट आयन के पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी वैलेंसी है। इसके अकॉर्डिंग हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं रेडिकल को कि अगर उसके पास सिंगल पॉजिटिव आयन है तो वो मोनोवैलेंट कहलाएगा। मोनो मतलब वन, वैलेंट मतलब, तो आपको पता ही है वैलेंसी तो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। मैं साइड का रब करती हूँ फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ। अब मैंने क्या बताया कि अगर किसी के पास सिंगल पॉजिटिव आयन है, चाहे वो सिंगल नेगेटिव आयन ही क्यों ना हो, चाहे सिंगल पॉजिटिव आयन हो चाहे सिंगल नेगेटिव आयन हो, तो वो कहलाएंगे मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट। अब पॉजिटिव आयन है तो मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन है तो मोनोवैलेंट नेगेटिव आयन। सिमिलरली अगर उसके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव चार्ज हैं, जैसे कि सल्फेट को देखें और कुछ भी कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, हम कॉपर ही ले लेते हैं, तो ये दोनों हैं आपके डाइवैलेंट या फिर बाइवैलेंट भी बोल सकते हैं हम इनको। तो बाइवैलेंट आयन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन्स है। वैसे ही अगर 3 चार्ज है तो या 3 प्लस का चार्ज है तो वो ट्राई पॉजिटिव आयन है, 3 नेगेटिव चार्ज है तो वो ट्राईवैलेंट आयन है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर एक ही चार्ज है चाहे वो कोई भी चार्ज हो तो मोनोवैलेंट, 2 चार्ज है तो वो बाइवैलेंट, 3 चार्ज है तो वो ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट रिस्पेक्टिवली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि ये सब तो हम समझ गए कि रेडिकल्स क्या होते हैं। रेडिकल स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम है या फिर वो इंडिविजुअल आयन भी है जिसके पास कोई स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो आपको लर्न यही करने की ज़रूरत है। यहाँ से तो ये इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है अमोनिया को छोड़ करके। ये अमोनियम आयन है, NH4+ अमोनियम आयन है। बाकी तो आपको समझ आ रहा है कि ये सारे मेटल्स हैं, जो मैंने पहले भी अपनी पिछली क्लास में भी बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। तो ये सारे मेटल्स के नाम लिखे हुए, इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लर्न करने की ज़रूरत है ये ग्रुप ऑफ एटम को। ये और भी हैं जो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर मैं ही आपको अपने लिंक में भेज दूंगी। तो ये आपको लर्न करने की जरूरत है। कार्बोनेट, एसीटेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, साइनाइड, फॉस्फेट। तो आप वीडियो को पॉज करके इनके नाम नोट भी कर सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये ठीक है, हमने ये लर्न भी कर लिया, अब फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। तो फॉर्मूला को क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले हम इन रेडिकल्स को लिखेंगे। जैसे कि ये बेसिक रेडिकल्स है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। तो ये लिखने का पैटर्न है, ये स्पेशली 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉर्मूला लर्न नहीं कर पाते हैं, फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है हमारा और ये राइट साइड है। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ
से कोई भी दो आयन ले लीजिए, वहां से बेसिक रेडिकल और यहाँ से। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई लेफ्ट साइड में हमको लिखना है बेसिक रेडिकल का नाम, कोई भी बेसिक रेडिकल हम लेंगे एग्जाम्पल में, और राइट साइड में आपको लिखना है एसिडिक रेडिकल का नाम। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हम सबसे पहला वाला ही ले लेते हैं। हमने लिखा है बेसिक रेडिकल में आपको उसके चार्ज के साथ लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ज, मतलब वैलेंसी जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने लिख तो लिया बेसिक रेडिकल, पर ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इसको NH4 लिख लिया, आपको उसके चार्ज के साथ लिखना है। तो हमने बेसिक रेडिकल लिख लिया NH4 प्लस, अब हम इसका भी पहला ही ले लेते हैं एसिडिक रेडिकल CO3 2-। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको दोनों की वैलेंसी को क्रॉस लिखना है। ठीक है, क्रॉस लिखना है तो इसकी वैलेंसी पहले आप इसको वापस लिख लो CO3 और इसको भी वापस लिख लो NH4। ठीक है, अभी चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, ये चार्ज उसकी वैलेंसी है, मैंने अभी बताया। अब दोनों की वैलेंसी को आपको क्रॉस लिखना है। NH4 प्लस की वैलेंसी कितनी है, +1 का पॉजिटिव चार्ज है तो 1 है, तो आप ऐसे 1 लिख लीजिए। इसकी वैलेंसी 2 - 2 नेगेटिव चार्ज है तो वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो आप ऐसे, ये ग्रुप ऑफ एटम है इसलिए आपको ऐसे ब्रैकेट के होल ट्वाइस ऐसा लिखना है। सिंगल एलिमेंट होता तो आप जैसे कि मान लो सोडियम बस है तो ऐसा आप लिख सकते थे Na2, बट यहाँ ग्रुप ऑफ एटम है, ये इंडिविजुअल एक रेडिकल है NH4, तो आप ऐसा लिखेंगे। आप कुछ नहीं करना है, आपको जैसा आपने लिखा है वैसा का वैसा लिख देना है। तो ये बन गया फॉर्मूला। अब इसका नाम क्या है, तो मैंने बोला कि ये क्या है, अमोनियम आयन है, और ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोनेट है, तो इस फॉर्मूले का नाम क्या हुआ, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ। सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें फॉर्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखना है हमको, तो फिर से हम वही करेंगे। सबसे हम बेसिक रेडिकल का नाम लिखेंगे सोडियम उसके चार्ज के साथ, फिर क्लोराइड, मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट क्लोराइड सब जानते हैं, Cl-, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड आयन है Cl-। ठीक है, तो ये हमने लिखा Cl-। सिमिलरली वैलेंसी को क्रॉस लिखेंगे, तो ये लिखा मैंने Na, फिर मैंने लिखा Cl। अब हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसकी भी वैलेंसी 1 है और इसकी भी वैलेंसी 1 है, दोनों ही मोनोवैलेंट आयन्स हैं, तो 1 को आपको शो करने की जरूरत नहीं है, या जो सिमिलर होगा तो वो एक सिंपलेस्ट रेशियो में फॉर्म होगा या कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपका बनेगा NaCl, जिसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, अब एक और एग्जांपल, हम लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे इसी के लिए ही देख लेते हैं। हम अपना बेसिक रेडिकल वही रखते हैं सोडियम, हम अपना एसिडिक रेडिकल चेंज कर लेते हैं, जैसे कि सल्फेट ले लेते हैं SO4 2-। फिर से हम वैलेंसी को क्रॉस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सल्फेट की वैलेंसी 2 है, ये बाइवैलेंट आयन है, तो हम लिखेंगे 2। आप चाहो तो अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, ये एक सिंपल एक एटम है, तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो। जब ग्रुप ऑफ एटम होगा तभी आपको ब्रैकेट फॉर्म करना है, जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में देखा, और लिखना है। अब यहाँ पर लिखना है हमको सल्फेट, और इसकी वैलेंसी तो सोडियम का मोनोवैलेंट आयन है तो 1 है, 1 को इग्नोर कर देना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देन द फॉर्मूला विल बी Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। छोटे छोटे फॉर्मूलाज हमको लर्न करने पड़ते हैं 9th क्लास में स्पेशली, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो वो फॉर्मूला आप यहाँ इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आप भी फॉर्मूला क्रिएट करिए, और जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, गुड बाय।